जो बॉडी 100% एब्जॉर्बर हो, ताकि उसमें से निकलने वाली रेडिएशन जो हो वो 100% थर्मल रेडिएशन हो, उसमें कोई भी रिफ्लेक्टेड रेडिएशन शामिल ना हो। और जो भी हमें उसकी स्टडी के अंदर जो कुछ भी उसकी नॉलेज मिले वो सिर्फ और सिर्फ थर्मल रेडिएशन की नॉलेज हो। तो आज हम डिस्कस करते हैं बेटा इसका जो नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज बेटा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स और इसकी प्रॉपर्टीज बेटा। सपोज करें बेटा, अब इसको थोड़ा ध्यान से तवज्जो से समझिएगा बेटा कि आपको पता है कि नेचुरली तो हमारे पास कोई भी ऐसी बॉडी नहीं मिलती जिसको हम ब्लैक बॉडी कह सके, लेकिन आर्टिफिशियली हम एक ऐसी ब्लैक बॉडी बना सकते हैं जिसको हम कहते हैं कि ये ब्लैक बॉडी है बेटा। सपोज करें हमने एक आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी बनाई, ठीक है, और इस आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर सपोज कर लें कि इसका टेम्परेचर है 4000 केल्विन। अब आपको पता है कि इसमें से जो रेडिएशन निकलेगी इसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मकसद है वो रेडिएशन जो ब्लैक बॉडी से किसी भी टेम्परेचर पे निकलती है उसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब अगर इस रेडिएशन का हम एनालिसिस करेंगे, इस रेडिएशन का एनालिसिस किससे करते हैं? हम स्पेक्ट्रम से करते हैं, क्योंकि किसी भी चीज से निकलने वाली जो रेडिएशन होती है उस रेडिएशन में कौन सी वेवलेंथ मौजूद है, उस रेडिएशन के अंदर कौन सी फ्रीक्वेंसी मौजूद है, उसका एनालिसिस हम करते हैं स्पेक्ट्रम से। तो अगर हमारे पास एक ब्लैक बॉडी है या आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी हमने बनाई हुई है, अगर इस आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडीज का टेम्परेचर 4000 रखते हैं और इसमें से निकलने वाली रेडिएशन का एनालिसिस करते हैं, तो इस रेडिएशन का हम स्पेक्ट्रम बनाएंगे। और उस स्पेक्ट्रम के अंदर जो सबसे पहली चीज हमें पता लगेगी वो ये लगेगी, सबसे पहली चीज जो हमें उस स्पेक्ट्रम से पता लगेगी वो ये कि स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कि ब्लैक बॉडी से ये जो रेडिएशन निकलती है इसका स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। जैसे बेटा सनलाइट है, उसमें से जो विजिबल लाइट निकलती है उसका अगर स्पेक्ट्रम आप बनाओगे तो रेनबो बनता है, और रेनबो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मकसद है ऐसा स्पेक्ट्रम जिसके अंदर हर फ्रीक्वेंसी, हर वेवलेंथ मौजूद हो, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगर आप रेनबो को देखोगे तो रेनबो इज स्पेक्ट्रम ऑफ सन, और ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। तो अगर आप तो ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम बनाओगे वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हो। मकसद 4000 पे ब्लैक बॉडी से हर किस्म की रेडिएशन एमिट होती है। इंफ्रारेड भी होती है, विजिबल भी होती है, और अल्ट्रा वायलेट भी होती है। ठीक है, हर किस्म की फ्रीक्वेंसी, हर किस्म की वेवलेंथ एमिट होती है ब्लैक बॉडी से। इसलिए ब्लैक बॉडी का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, आप कहोगे कि ब्लैक बॉडी
emits radiation of all forms at any टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे उसमें से निकलने वाली रेडिएशन कंटिन्यूस होती है, उसका स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, और ये जो रेडिएशन निकलती है ना, सपोज करें इसमें से इंफ्रारेड भी निकल रही है, विजिबल भी निकल रही है, अल्ट्रावायलेट भी निकल रही है। ये जो रेडिएशन है ना, ये फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर। ये रेडिएशन इस ब्लैक बॉडी के मटेरियल का फंक्शन नहीं है। सपोज करें आप दो डिफरेंट मटेरियल्स की आपने ब्लैक बॉडीज बनाई, और दोनों ब्लैक बॉडीज का टेम्परेचर अगर आपने सेम रखा, तो उसमें से निकलने वाली रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम होगा उसकी नेचर सेम होगी। ठीक है, तो आप कहोगे नेचर ऑफ रेडिएशन, नेचर ऑफ रेडिएशन, नेचर ऑफ रेडिएशन emitted by black body is not a function of material of body, but it is only function of temperature। ये फंक्शन सिर्फ टेम्परेचर का होता है। ठीक है, तो ये बेटा is continuous section filling material is a function of ठीक है, ये is equal to चीजें। अब अगर ब्लैक बॉडी की रेडिएशन कंजर्व है, तो ये ब्लैक बॉडी की रेडिएशन कर्व्स होते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स का मकसद होता है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। ये जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स होती है, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स बेटा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स बेटा, एक्सपेरिमेंटल results plotted on ग्राफ बेटा। जब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को ग्राफ के ऊपर बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं बेटा जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स। देखिए, जब आप ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर देखते हो कि सपोज इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर 4000 केल्विन है, इसमें से रेडिएशन निकल रही है, रेडिएशन निकल रही है, कंटीन्यूअस फॉर्म में होती है, हर किस्म की फ्रीक्वेंसी निकलती है। ठीक है, और ये फंक्शन किसका होता है? टेम्परेचर का। इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी भी होती है और वेवलेंथ भी होती है। अब अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। अगर आप इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो इसका ग्राफ इस तरह से बनता है। इसका ग्राफ आप इंटेंसिटी और वेवलेंथ के दरमियान भी बना सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान भी बना सकते हैं। ये सपोज करें इंटेंसिटी है, और यहाँ पे हम वेवलेंथ बनाते हैं, और इसका ग्राफ जो है वो बेटा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, सॉरी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के दरमियान भी बना सकते हैं। दो तरह से इसके ग्राफ बनाए जाते हैं।
ये बेटा फ्रीक्वेंसी के दरमियान और इंटेंसिटी के दरमियान भी आप ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, अगर ये आपके पास बेटा एक ब्लैक बॉडी है और इसका टेम्परेचर आप कह लेंगे, इसका टेम्परेचर आपने रखा है बेटा 4000 केल्विन। ठीक है, यहाँ पे ये वेवलेंथ है बेटा, ये 0.5 नैनोमीटर है बेटा, और 1 नैनोमीटर है बेटा, और 1.5 नैनोमीटर है, और 2 नैनोमीटर है। ठीक है, इस तरह से वेवलेंथ नैनोमीटर के अंदर लेते हैं। अब अगर 4000 और ये इंटेंसिटी के मुख्तलिफ आर्बिट्ररी यूनिट्स देते हैं इस तरह से इंटेंसिटी। ठीक है, अब अगर इसमें से जो रेडिएशन निकलती है 4000 पे, अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। इस तरह से ग्राफ बनेगा। अगर आप इसका टेम्परेचर 4000 रखोगे और इसमें से रेडिएशन निकलने वाली रेडिएशन का ग्राफ बनाओगे तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, वेवलेंथ, ये ग्राफ किसके दरमियान है, वेवलेंथ के दरमियान, और किसके दरमियान है, इंटेंसिटी के दरमियान। अब इस लाइन का कर्व का मतलब क्या है, इसको समझे बेटा। ये कर्व आपको क्या इंडिकेट करता है, लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी के दरमियान और इसके दरमियान अगर आप बनाओगे तो इसका ग्राफ इस तरह से बने। आपको कोई फर्क नजर आता है बेटा, इसमें क्या फर्क है, ये यहाँ पे इस तरह से स्लोप बनता है, आगे जाके ये ऊपर जाता है और उसके बाद ये नीचे आ जाता है। ये पहले शुरू में ऊपर चला जाता है और बाद में नीचे चला जाता है। इसका मतलब क्या होता है बेटा, अगर आप इसका टेम्परेचर 5000 करोगे, टेम्परेचर 5000 करोगे तो वेवलेंथ का अगर ग्राफ बनाओगे तो ये इस तरह से बने। अगर आप 6000 करोगे तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा। अगर आप 7000 करोगे तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसमें इस तरह से बनेगा बेटा, अगर आप 5000 करोगे, ठीक है, इस तरह से बेटा। इस तरह से बनेगा, वो फ्रीक्वेंसी का बनेगा, ये वेवलेंथ का बनेगा। अब ये ग्राफ इस तरह से लाइंस का मकसद क्या है, इसको थोड़ा समझें कि ये ग्राफ की लाइंस किस चीज को इंडिकेट करती है बेटा। देखें, अब इसको थोड़ा बेटा ध्यान से तवज्जो से समझिए। जब टेम्परेचर 4000 होता है बेटा, ये टेम्परेचर होता है बेटा इसका 4000। ठीक है, तो ये 4000 की लाइन है। ये लाइन आपको बताती है कि 0.5 नैनोमीटर वाली निकलती है, उसकी इंटेंसिटी इतनी है। ये इंटेंसिटी 1 है। ये 0.5 नैनोमीटर वाली रेडिएशन की इंटेंसिटी इतनी निकलती है। ये जो रेडिएशन है बेटा, 1 नैनोमीटर वाली रेडिएशन की इंटेंसिटी इतनी है बेटा, और ये 1.5 बेटा, 1.5 नैनोमीटर वाली रेडिएशन की इंटेंसिटी इतनी है। इसका मतलब ये हुआ कि 4000 के ऊपर हर वेवलेंथ निकलती है। 0.1 नैनोमीटर, 0.2 नैनोमीटर, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 7, 8, 9, 10, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 तो हर वेवलेंथ निकलती है।
क्योंकि इसका स्पेक्ट्रम कौन सा होता है, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। मींस ब्लैक बॉडी से निकलने वाली जो रेडिएशन होती है उसमें हर किस्म की रेडिएशन निकलती है, लेकिन हर रेडिएशन इक्वल अमाउंट में नहीं निकलती। ये जो शॉर्टर वेवलेंथ है, ये शॉर्ट वेवलेंथ है, और ये लॉन्गर वेवलेंथ। आप देख सकते हैं जब टेम्परेचर 4000 केल्विन है, 4000 केल्विन पे 1.5 नैनोमीटर वाली रेडिएशन की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा निकलती है, और 1.5 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ वाली रेडिएशन निकल तो रही है, लेकिन हर रेडिएशन जो होती है उसकी इंटेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। और 1.5 नैनोमीटर से बड़ी जो वेवलेंथ होती है उनकी भी जो इंटेंसिटी है वो क्या होती है, कम होती है। अब यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी को देख लें कि 4000 पे ये जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। इससे कम फ्रीक्वेंसी वाला भी इमिट होती है, लेकिन कम फ्रीक्वेंसीज की इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है। और उससे बड़ी फ्रीक्वेंसीज भी इमिट होती है, लेकिन जो बड़ी फ्रीक्वेंसीज होती है उनकी भी इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है। तो ये ग्राफ का ट्रेंड आपको बताता है कि ब्लैक बॉडी से एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जितनी भी रेडिएशन निकलती है उसमें जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होती है, जितनी भी वेवलेंथ्स होती है, वो इक्वल इक्वल अमाउंट में नहीं निकलती। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है जो सबसे ज्यादा निकल रही होती है। सपोज करें 4000 केल्विन पे 100 वेवलेंथ्स निकल रही है, उसमें से 80 से 90 वेवलेंथ्स 1.5 नैनोमीटर की निकलेंगी, बाकी जो वेवलेंथ्स होंगी वो 1.5 से बड़ी भी होंगी और 1.5 से छोटी भी होंगी। तो ब्लैक बॉडी का जो स्पेक्ट्रम कंटीन्यूअस होता है उसका मतलब होता है कि जब ब्लैक बॉडी को आप गर्म करोगे, सपोज करें आप उसका टेम्परेचर 4000 रखते हो, ठीक है, जैसे लोहे की मिसाल ले लो। लोहा आपने लिया, लोहे का पीस लिया, आपने उसको गर्म किया, और उसका टेम्प आप देखोगे जब वो ज्यादा गर्म होगा तो वो आपको रेड नजर आएगा। तो जब वो आपको रेड नजर आ रहा होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सिर्फ रेड कलर की रेडिएशन इमिट हो रही, इसका मतलब है उसमें इंफ्रारेड भी निकल रही है, और उसमें अल्ट्रा वायलेट भी निकल रही है, उसमें से ग्रीन भी निकल रही है, उसमें से येलो भी निकल रही है। लेकिन वो आपको रेड क्यों नजर आता है, इसलिए कि उसमें से जितनी भी रेडिएशन निकल रही होती है उसका 80 से 90% रेड कलर होता है, बाकी जो 10-20% होता है वो रिमेनिंग रेडिएशन होती है। तो ये ब्लैक बॉडी को अगर आप गर्म करके उसकी रेडिएशन का एनालिसिस करोगे तो ये तो आपको पता लगेगा कि उसमें से निकलने वाली रेडिएशन कंटीन्यूअस है, उसका स्पेक्ट्रम कंटीन्यूअस है, लेकिन आपको ये भी पता लगेगा कि हर टेम्परेचर के लिए एक मखसूस वेवलेंथ होती है जो उस टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा निकल रही होती है, या हर टेम्परेचर के लिए एक मखसूस फ्रीक्वेंसी होती है जो फ्रीक्वेंसी उस टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा निकल रही होती, और उसको कहा जाता है लेम्डा मैक्सिमम। ये जो होती है बेटा, इस वेवलेंथ को हम कहते हैं लेम्डा मैक्सिमम। वो वेवलेंथ जो 4000 पे सबसे ज्यादा निकल रही है, 4000 की लेम्डा मैक्सिमम। और वो फ्रीक्वेंसी जो 4000 पे सबसे ज्यादा निकल रही है उसको कहा जाता है न्यू मैक्सिमम। ठीक है, वो वेवलेंथ जो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे 80 से 90% वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकल रही है उसको कहते हैं लेम्डा मैक्सिमम।
और अगर टेम्परेचर हम बढ़ा के 5000 कर देंगे तो हम क्या देखेंगे कि 5000 की लेम्डा मैक्सिमम चेंज होगी। ये लेम्डा मैक्सिमम है 5000। इस पे भी 0.1 नैनोमीटर निकल रही है। 0.1 नैनोमीटर की इंटेंसिटी बढ़ गई। ठीक है, 1 की इंटेंसिटी बढ़ गई। 1 की इंटेंसिटी बढ़ गई। हर वेवलेंथ की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। 4000 पे 0.5 नैनोमीटर की इंटेंसिटी कम थी। 5000 पे 0.5 की इंटेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। और 0.5 पे 1 नैनोमीटर की इंटेंसिटी कम थी। और आप देख सकते हैं 5000 पे 1 नैनोमीटर मैक्सिमम हो गई। ठीक है, कि देखिए 4000 की लेम्डा मैक्सिमम कौन सी थी, 1.5। और 5000 की लेम्डा मैक्सिमम अप्रोक्सीमेटली कौन सी है, 1। इसका मकसद है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उसमें से निकलने वाली रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। हर रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेम्डा मैक्सिमम जो है उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, लेम्डा मैक्सिमम की इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। उससे शॉर्टर वेवलेंथ और उससे लॉन्गर वेवलेंथ सबकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। लेकिन लेम्डा मैक्सिमम चेंज हो जाएगी। जो 4000 की लेम्डा मैक्सिमम है वो 5000 की लेम्डा मैक्सिमम नहीं रहेगी। 4000 की लेम्डा मैक्सिमम से 5000 की लेम्डा मैक्सिमम क्या होगी, शॉर्ट हो जाएगी। और फ्रीक्वेंसी भी कैसे होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी क्योंकि वेवलेंथ अगर शॉर्ट होगी तो ये मैक्सिमम हो। और जैसे जैसे टेम्परेचर और बढ़ेगा बेटा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बेटा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, लेम्डा मैक्सिमम क्या होती जाएगी, लेम्डा मैक्सिमम कम होती जाएगी। लेकिन हर वेवलेंथ की इंटेंसिटी क्या होती जाएगी बेटा, हर वेवलेंथ की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। 0.5 की इंटेंसिटी देखे बढ़ रही। ठीक है, और जब टेम्परेचर बेटा 7000 होगा बेटा, जब टेम्परेचर 7000 होगा तो लेम्डा मैक्सिमम और भी शॉर्ट हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी लेम्डा मैक्सिमम बेटा। टेम्परेचर लिख दिया आप बेटा, ये आपके बुक के हिसाब से 4000 केल्विन का है, ये 5000 केल्विन का है, ये 6000 केल्विन का है और ये 7000 केल्विन। फिर फ्रीक्वेंसी बेटा बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा लेम्डा मैक्सिमम क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम बढ़ती जाएगी और लेम्डा मैक्सिमम क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो बेटा पॉइंट कौन सी बनी, पॉइंट ये बनी कि एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, at specific temperature all radiations are emitted but only one specific wavelength intensity कर ले, but intensity intensity of one specific wavelength is more than other wavelengths, which is called lambda maximum। ठीक है, और less than lambda maximum are very similar in amount बेटा।
इनकी बोलती कम होती है। और ये जो लेमडा मैक्सिमम बेटा, लेमडा मैक्सिमम शिफ्ट्स टूवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ, टूवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ एज टेम्परेचर टेम्परेचर इंक्रीजेस। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वेवलेंथ जो होती है वो शॉर्ट होती जाती है। लेमडा मैक्सिमम जो होती है वो किस तरफ shift होती है बेटा? लेमडा जो होती है वो शॉर्ट वेवलेंथ की तरफ चली जाती है। कि ये ग्राफ का ट्रेंड आपको बताता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जो वेवलेंथ जो लेमडा मैक्सिमम होगी वो शिफ्ट करेगी शॉर्टर वेवलेंथ पे। और इसी के बारे में एक लॉ बनाया था जिसको हम कहते हैं, इसी के बारे में एक लॉ बना था जिसको हम कहते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बेटा। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बेटा। वे लेमडा मैक्सिमम के लिए वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है कि लेमडा मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर बेटा, वेन्स ने एक लॉ बनाया कि ये जो लेमडा मैक्सिमम होती है बेटा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। इसका क्या मतलब बेटा? इसका मतलब है कि लेमडा मैक्सिमम इनटू टेम्परेचर इज इक्वल टू बी बेटा। बी वेन्स कांस्टेंट है और बी की वैल्यू होती है बेटा इज इक्वल टू 2.89 है क्या बेटा? 2.89 है, 2.89 2.89 into 10 power minus 3 मीटर इंटू केल्विन। मीटर इंटू केल्विन होगा क्योंकि लेमडा मीटर है और टेम्परेचर कौन सा है बेटा? केल्विन है। वेन्स लॉ के मुताबिक बेटा, वेन्स लॉ को समझें। वेन्स लॉ के मुताबिक बेटा 4000 मल्टीप्लाइड बाय लेमडा मैक्सिमम ऑफ द 4000, सिर्फ लेमडा मैक्सिमम 4000 मल्टीप्लाइड बाय लेमडा मैक्सिमम ऑफ 4000, वो वेवलेंथ जो 4000 पे सबसे ज्यादा इमिट हो रही है इज इक्वल टू द बी लेमडा मैक्सिमम ऑफ 5000 मींस 5000 मल्टीप्लाइड बाय लेमडा मैक्सिमम ऑफ द 5000 इज इक्वल टू बी 6000 मल्टीप्लाइड बाय लेमडा ऑफ द 6000 इज इक्वल टू बी। के हेल्स लॉ कहता है कि हर टेम्परेचर की जो लेमडा मैक्सिमम होती है, जो 4000 की लेमडा मैक्सिमम होती है, जो 5000 की लेमडा मैक्सिमम होती है, जो 6000 की लेमडा मैक्सिमम होती है, वो सब के सब प्रोडक्ट इक्वल है और वो किसके बराबर है? ठीक है। लेमडा मैक्सिमम के लिए ये लॉ आपको सिर्फ लेमडा मैक्सिमम के लिए, जैसे 4000 की सपोज 4000 की लेमडा मैक्सिमम सपोज करते हैं 1.5, तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 4000 इज इक्वल टू 2.89 10 पावर माइनस 3। और इसके सिवा 1.6 नहीं, 1.6 इंटू 4000 नहीं, 1.7 इंटू 4000 नहीं, सिर्फ लेमडा मैक्सिमम मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा कि हर टेम्परेचर पे जो मखसूस वेवलेंथ जो 80 से 90% निकल रही होती है ना, वो वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय दैट टेम्परेचर इज इक्वल टू द बी। जैसे आप करते हैं ना P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं लेमडा 1 इंटू T1 इज इक्वल टू लेमडा 2 इंटू T2 इज इक्वल टू लेमडा n into Tn is equal to B, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इस लॉ ने बेटा बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन दिया एस्ट्रोनॉमी के अंदर, और ये लॉ इस्तेमाल होता है, दिस लॉ इज यूज्ड टू मेजर
टेम्परेचर टेम्परेचर ऑफ स्टार्स बेटा, ये स्टार्स के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टार है बेटा, स्टार है बेटा इस तरह से, ठीक है, स्टार है बेटा इस तरह से। इस स्टार के जो लाइट होती है बेटा, इसको हम ले जाते हैं स्पेक्ट्रोमीटर में। अगर कोई स्टार है, उसका टेम्परेचर हमें देखना है, हम क्या करते हैं, उसके ऊपर स्पेक्ट्रोमीटर फोकस करते हैं, उसका स्पेक्ट्रम लेते हैं और हम देखते हैं कि उस स्पेक्ट्रम में लेम्डा मैक्सिमम कौन सी है। स्पेक्ट्रम आपको बताएगा कि इस स्टार स्पेक्ट्रम इसमें लेम्डा मैक्सिमम ये ज्यादा है, तो आप ये लॉ इस्तेमाल करोगे, लेम्डा मैक्सिमम मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर इज इक्वल टू बी, तो टेम्परेचर होगा लेम्डा मैक्सिमम अपॉन बी। अगर किसी भी स्टार का आपको टेम्परेचर देखना है तो इस लॉ को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये लॉ जो होता है वैलिड होता है ओनली वैलिड फॉर लेम्डा मैक्सिमम ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ लेम्डा मैक्सिमम के लिए वैलिड है, बाकी वेवलेंथ के लिए वैलिड है नहीं। आपके बुक में लिखा हुआ है दिस लॉ इज वैलिड फॉर लेस देन लेम्डा मैक्सिमम। अब लेस देन लेम्डा मैक्सिमम तो लिखने वाला बताएगा कि उसने लेस देन क्यों लिखा है, लेकिन ये लॉ सिर्फ और सिर्फ लेम्डा मैक्सिमम के लिए वैलिड है। ये लॉ कहता है कि लेम्डा मैक्सिमम मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर इज इक्वल टू वेन्स कांस्टेंट। अब आज की आखिरी बात बेटा, कि इसके ऊपर एक और ऑब्जर्वेशन दिया जिसको हम कहते हैं बेटा स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ बेटा, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बेटा। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ इसलिए कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटली इसको डिस्कवर किया था स्टीफन्स ने, इसको मैथमेटिकली फॉर्म्युलेट किया था बोल्ट्जमैन, इसलिए इसको स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहते हैं बेटा। अब इस लॉ के मुताबिक बेटा, सपोज करें बेटा ये ब्लैक बॉडी है, इसको ये हमारे पास बेटा एक ब्लैक बॉडी है, आप कह लिया बेटा कि ये हमारे पास एक ब्लैक बॉडी है इस तरह से, ठीक है, इसमें से इस तरह से रेडिएशन निकलती है बेटा, ठीक है। अब अगर आप इसका टेम्परेचर 4000 करते हो, सपोज करें आपने इसका टेम्परेचर जो है 4000 किया बेटा, आपने इसका टेम्परेचर जो है बेटा 4000 किया, ठीक है, ये इंटेंसिटी है बेटा और ये वेवलेंथ। आपने 4000 किया तो ये इसका ग्राफ बना, ये 4000 का ग्राफ है। अगर आपने टेम्परेचर 5000 किया बेटा, टेम्परेचर अगर 5000 किया तो आपने देखा ग्राफ इस तरह से बन गया, ठीक है, और ये ग्राफ किसका है बेटा 5000 का है। अगर टेम्परेचर आपने बेटा इस तरह से, टेम्परेचर अगर आपने 6000 किया बेटा, तो ग्राफ जो होता है बेटा और इस तरह से हो, तो ये ये ट्रेंड क्या है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा जाएगा मैक्सिमम जाएगा शॉर्टर वेवलेंथ। तो ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है कि जब टेम्परेचर होता है तो हमें वेन्स लॉ कहता है कि एक वेवलेंथ ऐसी होती है जो 80 से 90% वो एमिट होती है, बाकी वेवलेंथ उससे कम या ज्यादा जो होती है वो थोड़ी अमाउंट में होती है। लेकिन 4000 पे सिर्फ एक वेवलेंथ तो एमिट नहीं होती ना, 4000 पे उसका स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस होता है, दूसरी वेवलेंथ भी होती है ना। तो किसी भी ब्लैक बॉडी से 4000 पे टोटल एनर्जी कितनी इमिट हो रही, जो टोटल एनर्जी सिर्फ लेम्डा मैक्सिमम की नहीं, 4000 पे ब्लैक बॉडी से जितनी भी रेडिएशन निकल रही है उस टोटल रेडिएशन की जो एनर्जी डेंसिटी है
उसमें से जो टोटल एनर्जी निकल रही है उसमें लेमडा मैक्सिमम वाली एनर्जी और उसके सिवा बाकी जितनी भी वेवलेंथ निकल रही है उन सब की एनर्जी कितनी है वो बोल्ट्जमैन लॉ कहता है। स्टीफंस ने ये कहा था, स्टीफंस ने कहा था कि जब टेम्परेचर 4000 होता है तो उसमें से एनर्जी बराबर होती है एरिया अंडर कर्व के। 4000 पे जो टोटल एनर्जी होती है वो 4000 वाले कर्व के एरिया के बराबर होती है। आप कहोगे एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू अंडर कर्व क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। टेम्परेचर कितनी बार बढ़ेगा, टी पावर 4 मीन्स 16 टाइम्स 2 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा। अगर टेम्परेचर डबल होगा तो एनर्जी कितनी बार बढ़ जाएगी बेटा, अगर टेम्परेचर डबल होगा तो एनर्जी 16 बार बढ़ेगी। ठीक है, तो ये ट्रेंड आपको बताता है, ये डिस्कवरी थी ब्लैक बॉडी के ग्राफ के अंदर स्टीफन बोल्ट्जमैन कहते हैं कि जो टोटल रेडिएंट एनर्जी होती है किसी भी टेम्परेचर पे, जो टोटल रेडिएंट एनर्जी होती है ना, उस एनर्जी डेंसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। और इसका आपका सब क्या बेटा, E इज इक्वल टू सिग्मा into T सिग्मा इसका स्टीफन बोल्ट, ये जो फार्मूला दिया था ना बोल्ट्जमैन ने दिया था, ये एरिया अंडर कर्व वाली बात जो की थी, ये किसने की थी, स्टीफंस ने की। स्टीफंस ने कहा एट सर्टेन टेम्परेचर टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर इज इक्वल टू द एरिया अंडर कर्व। उसको मैथमेटिकल फार्मूले में कौन लेके आया, बोल्ट्जमैन। और यहाँ पे बोल्ट्जमैन जो होता है इसकी वैल्यू होती है 5.67 into 10 power minus 8 वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, इस तरह से इसका यूनिट होता है 5.67 है 10 पावर माइनस 8 होती है। तो ये हमें बताता है स्टीफन बोल्ट्जमैन। अब इसको मैं सिंपली जो है एक बार इसको रिवाइज कर देता हूँ कि बेटा अगर आप ब्लैक बॉडी आर्टिफिशियली बनाओगे और उसमें से निकलने वाली जो रेडिएशन होती है, अगर उस रेडिएशन का स्पेक्ट्रम बनाओगे तो आपको पता लगेगा कि ब्लैक बॉडी का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम होने का मतलब होता है कि ब्लैक बॉडी में से हर टेम्परेचर पे हर किस्म की रेडिएशन इमिट होती है। और अगर आप उसको एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जितनी भी रेडिएशन निकलती है उसमें 80 से 90% जो होती है वो सिर्फ एक किस्म की रेडिएशन निकलती है, बाकी 10 to 20% जो होती है अदर रेडिएशन निकलती है। और अगर आप टेम्परेचर ब्लैक बॉडी का आप बढ़ाओगे तो आप देखोगे कि जो लेमडा मैक्सिमम का मकसद है वो वेवलेंथ स्पेस टेम्परेचर के ऊपर सबसे ज्यादा निकलती है। तो जो लेमडा मैक्सिमम होती है वो फंक्शन सिर्फ टेम्परेचर का है। जैसे जैसे आप ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसमें से निकलने वाली रेडिएशन जो होती है उसका लेमडा मैक्सिमम जो होगा वो शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ्स। इसके बारे में
जो पहला लॉ बनाया था वो वेन्स लॉ बना था, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जिसको कहा जाता है। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के मुताबिक जो हर टेम्परेचर की लैम्डा मैक्सिमम होती है, उस लैम्डा मैक्सिमम और टेम्परेचर की प्रोडक्ट जो होती है वो कांस्टेंट होती है, और इस वेन्स लॉ को इस्तेमाल करते हैं फॉर फाइंडिंग टेम्परेचर ऑफ स्टार्स। और दूसरा जो इसके ऊपर लॉ बना होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ने बताया कि जो ब्लैक बॉडी में से जो टोटल रेडिएशन निकलती है इंक्लूडिंग लैम्डा मैक्सिमम, उस टोटल रेडिएशन की जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। या अगर आप ग्राफ से निकालना चाहें तो 4000 की अगर आप टोटल रेडिएंट एनर्जी निकालना चाहें तो वो बराबर होगी एरिया अंडर कर्व ऑफ 4000, 5000 की एरिया अंडर 5000, 6000 की एरिया अंडर 6000। कल देखेंगे कि इस चीज में कौन सी ऐसी नई चीज है या इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज थी जिस साइंटिस्ट को परेशान कर।